सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का दीपक लक्ष्य अब चैनल के ऊपर हार्दिक अभिनंदन है। आपके मध्य में हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आपके लिए आने वाली यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस व समस्त परीक्षाओं में कारगर साबित होगी। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और चैनल के ऊपर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती है। तो किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमा शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो राग दरबारी में। और राग दरबारी उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। आधा गांव में कौन सा गांव है? तो इसमें एक जो है गंगोली गांव है। और आधा गांव उपन्यास किसका है? राही मासूम रजा का। आपका अगला प्रश्न है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपर्युक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किए हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो ये जगदीश चंद्र माथुर का कथन है, किसके विषय में है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? उपेंद्र नाथ अश्क के विषय में ये कथन है कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया है। अगला प्रश्न है, समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है? द्रौपदी, आठवां सर्ग, पहला राजा, एक और द्रोणाचार्य। तो समानांतर कथा प्रसंग को लेकर लिखा गया नाटक इनमें से कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? एक और द्रोणाचार्य। ये किसका है? शंकर शेष का है। इसमें एक जो है पौराणिक महाभारत की कथा है एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की, दूसरी तरफ जो है लौकिक कथा है प्रोफेसर अरविंद और शिष्य चंदू की कहानी है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? बंकिम चंद्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, भूदेव मुखोपाध्याय। तो आवारा मसीहा किस साहित्यकार की ये औपन्यासिक जीवनी भी मानी जाती है? तो किसकी जीवनी है ये? तो आपका सही जवाब होगा शरत चंद्र की इसमें जीवनी है। और आवारा मसीहा किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने। अगला उपन्यास है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट में, पद्मावत में, आखिरी कलाम, मधुमालती में। तो किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है? तो आप सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं, क्या होगा? आखिरी कलाम। और अखरावट में एक एक अक्षर को लेकर बात की गई है। पद्मावत महाकाव्य आप जानते हैं इसकी कहानी क्या है? मधुमालती मंझन की रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का भाव ही वर्तमान है। ये कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारी वाजपेयी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह। किसका कथन है ये? तो आपका सही उत्तर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का भाव ही वर्तमान है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ध्यान में रखना है, नहीं पूछा जा रहा है। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे, तो ये तो बात क्या है? बिल्कुल ठीक है। फिर है, इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें थी, ये भी बात सही है। और इसकी स्थापना 1820 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। जो गलत है फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में, आपका उत्तर होगा विकल्प सी,
आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, यानी जानकारी यहाँ पर दी जाती थी। आपका उत्तर सी होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है। तालव्य तो इचु ऐसा नाम तालु होता है, चा छा जा ये सब किस में आएंगे, तो ताल में आएंगे। तो आपका कौन सा इसमें हो जाएगा तालव्य वाले में, तो आपका चा हो जाएगा और जा हो जाएगा, ये आपका ताल में हो जाएगा। यानी 1 और 4, यानी 1 और 4 ये 2 बातें हो जाएंगी आपकी तालव्य में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी टा किस में आएगा, मूर्धा में। और ऋतु लसानाम दंता ता किस में आएगा, ये दंत में आएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। क्या सुझाव दिए गए थे देखते हैं हम लोग। तो हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। फिर है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किया जाए, ये बात जो है ठीक नहीं है। और अगला विकल्प क्या है, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। फिर अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नाबी कवि थे, ये तो शुक्ल जी ने बात कही है अपने इतिहास में। वे बड़े ही विनोदी और मिलनसार सहृदय थे, ये भी बात कही है। आगे के विकल्प देखते हैं, इनमें उक्त वैचित्र का नितांत अभाव है, ये तो बात गलत है भाई। उक्त वैचित्र का तो इसमें यानी अमीर खुसरो में भरमार थी, अभाव नहीं था, ये तो गलत हो गया। फिर इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध, यानी ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 आपका विकल्प में है, ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। तो 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। फिर है मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, गलत है। उसके बाद में है परंपराओं का यथातथ अनुपालन, ये भी गलत बात है। मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, ये बात भी सत्य है। तो पुनर्जागरण के विषय में 2 जातीय संस्कृतियों का टकराहट और मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, यानी 1 और 4 2 बातें सही है। अब देखते हैं हम लोग 1 और 4 किस में है, विकल्प ए में है, और यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ कौन सी है। तो आपको दूर से ही दिख रहा होगा फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ कौन सी हैं। एक तो आपकी ठुमरी है, दूसरा आदिम रात्रि की महक है। ये 2 कहानियाँ किसकी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी की हैं। और कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। मुर्दों का गांव किसकी है, आपको बताना है कमेंट करके। ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, यानी 2 और 4 किसमें है, विकल्प सी में। ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। कौन कौन है यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र। तो हरगोविंद तो है नहीं, फिर कौन है, आपके बब्बर अली खां हैं इसके पात्र, और चौधरी पीर बख्श भी है, आप लोग जानते हैं। पर्दा कहानी किसी शायद हाई स्कूल या इंटर में चलती थी जो है। और फिर शेख जुम्मन, यानी शेख जुम्मन नहीं है। तो पर्दा कहानी के पात्र कौन है, बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श, यानी 2 और 3 आपका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। कौन सी पुस्तकें हैं टी.एस. इलियट की, आपको बताना है। साइंस एंड पोएट्री ये तो नहीं है। द सीक्रेट वुड ये टी.एस. इलियट की पुस्तक है। फिर है द मेकिंग
ऑफ लिटरेचर ये नहीं है, द वेस्टलैंड ये भी है। तो द सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड ये पुस्तकें किसकी हैं? टी.एस. एलियट की 2 और 4, विकल्प भी आपका आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं। कौन कौन से इनमें से ग्रंथ हैं आचार्य क्षेमेंद्र के? व्यक्ति विवेक ये तो महिम भट्ट की रचना है, अर्थात ये तो होगा नहीं। फिर 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है, ये भी नहीं होगा। तो कवि कंठाभरण और सुब्रत तिलक ये 2 रचनाएं किसकी हैं? आचार्य क्षेमेंद्र की, यानी 3 और 4 आपका उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद थी, ये तो मार्क्सवाद के अनुसार बात बिल्कुल ठीक है। फिर है मानव समाज का इतिहास संघर्षों का इतिहास है, तो ये भी बात सही है, यानी 1 और 2 सही हो गया। फिर है मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद होगी, गलत बात है ये। चौथा विकल्प क्या है? इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है, तो ये भी मार्क्सवाद के अनुसार बात गलत है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1 और 2, यानी विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? आधुनिक काल की रचनाएं कौन सी है ये आपको बताना है। क्या उद्धव शतक है? तो नहीं है। क्या भ्रमरदूत है? ये भी नहीं है। नहीं, भ्रमरदूत तो है, भ्रमरदूत तो चली जाएगी आगे। भ्रमरदूत जो है चली जाएगी। तो इसमें कौन कौन सी आधुनिक काल की पूछा जा रहा है? आधुनिक काल की रचनाएं हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? उद्धव शतक भी है, चूँकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है जो कि द्विवेदी युग में आती है, और भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न की है, ये भी आपकी जो है आधुनिक काल में आएगी। अर्थात यही 2 पुस्तकें आपकी हैं जो आधुनिक काल में आएंगी। और सुदामा चरित, रास पंचाध्याय ये तो भक्ति काल की रचनाएं हैं। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? 1 और 3, यानी कि विकल्प ये सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आपको बताना है कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की है। तो दूर से ही दिख रहा श्रृंगारिकता और लाक्षणिकता, ये तो सब जो है रीतकाल की विशेषताएं हैं। तो इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता, यानी 2 और 4 आपका ये उत्तर होगा। ये द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? पूछा जा रहा है छायावाद की रचनाएं कौन सी नहीं है। तो है का भी पता होना चाहिए और नहीं का भी पता होना चाहिए। तो आपका जो है झरना तो छायावाद की रचना है। फिर पथिक ये नहीं है छायावाद की, और मिलन भी नहीं है, और रश्मि भी ये छायावाद की रचना है। तो पथिक और मिलन ये छायावाद की रचनाएं नहीं हैं, यानी 2 और 3 किसमें है? विकल्प सी आपका उत्तर होगा। पथिक मिलन किसकी रचनाएं हैं? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन कौन से इनमें से हैं? वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपका आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा तो नहीं है। फिर है आपका महाभोज, और महाभोज भी नहीं है। तो तमस और झूठा सच, ये दोनों जो है विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की औपन्यासिक जीवनी है। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। तमस जो है भीषम साहनी का है। झूठा सच यशपाल का है। तो 3 और 4 ये आपका उत्तर सही होगा, जो कि सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र कौन हैं? आपको बताना है तमस उपन्यास के पात्र इनमें से कौन है। तो इनमें से कनक तो है नहीं, और सेल्मा भी नहीं है। तो रिचर्ड और लीजा ये दोनों किसमें तमस उपन्यास के पात्र हैं? 2 और 3 कहाँ पर है? विकल्प सी में। रिचर्ड और लीजा ये दोनों तमस उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है मन्नू भंडारी का उपन्यास?
तो महाभोज भी है और आपका बंटी, ये तो दोनों मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं, लेकिन शैलूष नहीं है और बसंती नहीं है। तो यानी 3 और 4 कहाँ है? विकल्प सी में। ये जो है उपन्यास मन्नू भंडारी के नहीं है। बसंती ये किसका है? भीष्म साहनी का है। और शैलूष किसका है? आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? स्त्री नाटककारों की रचनाएं पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी हैं? तो बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की रचना है। और आपका कौन सा हो जाएगा? नेपथ्य राग मीराकांत की रचना है। ये दोनों जो है स्त्री रचनाकारों की यानी नाटककारों की रचनाएं हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? 2 और 4 अर्थात विकल्प 3 आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। कौन सी दलित आत्मकथाएं नहीं हैं वो आपको बताना है। तो आज के अतीत ये दलित आत्मकथा नहीं है, यानी कि 1। फिर आपका हो जाएगा पानी बिच मीन पियासी, ये भी दलित आत्मकथा नहीं है, यानी कि 2। तो 1 और 2 तो आपका उत्तर हो गया। लेकिन तिरस्कृत और मेरी पत्नी और भेड़िया, तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है, मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। तो आज के अतीत, पानी बिच मीन पियासी, ये दोनों दलित आत्मकथाएं नहीं है। तो आपका उत्तर इसमें विकल्प डी होगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। कौन सी हैं सूफी काव्य की विशेषताएं? ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, ये तो विशेषता है। नायक को ईश्वर के समक्ष मानना, क्या ये है? तो ये नहीं है। कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, ये भी है। और सगुण ईश्वर की उपासना नहीं है। तो यानी 1 और 3 ये आपकी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। विकल्प भी आपका उत्तर होगा, चूँकि 1 और 3 इसी में है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। कौन है आषाढ़ का एक दिन के पात्र? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक आप सभी ने पढ़ा होगा, मोहन राकेश का है, कालिदास के जीवन पर आधारित है, मल्लिका है, अंबिका है उसमें। तो इसमें दंतुल भी है और अनुस्वार है, ये दोनों तो पात्र हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक के। और श्वेतांग और श्यामांग ये जो है नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। और श्वेतांग और श्यामांग ये लहरों के राजहंस नाटक के पात्र हैं दोनों, श्वेतांग और श्यामांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। आसान प्रश्न आप सभी के सामने है। कौन सी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं इनमें से हैं, आपको बताना है। तो आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा ये तो है नहीं। फिर है साहित्य का मर्म, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मध्यकालीन धर्म साधना ये भी है। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ये नहीं है। तो यानी कि 2 और 3 विकल्प भी आपका उत्तर हो जाएगा। साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना ये दोनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं और ये ललित निबंध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? तो छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ कौन सी हैं? तो वहाँ पर जो है नाचा भी होता है और जो है क्या पांडवानी भी होती है। ख्याल और नाचे वहाँ का नहीं है। तो 3 और 4 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी नाचा और पांडवानी ये छत्तीसगढ़ की क्या है? नाट्य शैलियाँ हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों से सुमेलित करना है। तो राजस्थानी हो जाएगी यानी कि मालवी। पश्चिमी हिंदी में क्या हो जाएगा? आपका कन्नौजी हो जाएगा। पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी हो जाएगा और बिहारी हिंदी में भोजपुरी हो जाएगा। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है यहाँ पे। और इसमें कूट के रूप में यदि आप देखेंगे तो विकल्प पे आपका जवाब होगा। हमने आपका ऊपर मिलान कर दिया है और आप लोग नीचे मिलान कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ में सुमेलित करना है।
तो घनानंद की रचना कौन सी है? विरह लीला है। बोधा की रचना कौन सी है? विरह वारिश है। सूदन की रचना सुजान चरित है। और पद्माकर की जगत विनोद है। तो ये रहा आपका सही मिलान। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले विज्ञान गीता, ये रचना किसकी है? तो विज्ञान गीता ये जो है केशव दास की रचना है। ज्योतिष्णा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। फिर जो है नवरस सेठ गोविंद दास की रचना है। देव माया प्रपंच देव की रचना है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका इस प्रश्न में विकल्प ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे? कुछ पत्रिकाएं हैं और उनके संपादकों के साथ में आपको सुमेलित करना है। तो कवि वचन सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है। ब्राह्मण का संपादन प्रतापनारायण मिश्र ने किया। सदादर्श का लाला श्री निवास दास ने किया है। और ये जो सदादर्श पत्रिका है जो है कुछ समय के बाद, यानी लगभग आप कह सकते हैं 1887 में इसका विलय जो है कविवचन सुधा पत्रिका में हो गया था। किसका? सदादर्श पत्रिका का। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और आपका जो इसमें कूट होगा वो विकल्प सी सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, कुछ आचार्य दिए गए हैं और उनके समय से आपको मिलान करना है। किसका समय कब है? तो सबसे पहले मम्मट है। मम्मट का समय कब माना जाता है? तो 11वीं सदी का उत्तरार्ध है। फिर भामह का समय जो है 6ठी सदी का मध्यकाल है। शंकुक का समय 9वीं सदी का आरंभ है। विश्वनाथ का समय 14वीं सदी है। तो ये आपका जो है सही मिलान हो गया है और कूट के रूप में आपका विकल्प डी इसमें उत्तर होगा। कौन सा? विकल्प डी आपका होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? कुछ उपन्यास हैं, उनके वर्ण विषय दिए गए हैं। देखते हैं हम लोग, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है कि उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? समय सरगम में। फिर दूसरा है दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण किसमें है? तो ये तो आपका जो है नाचो बहुत गोपाल में किया गया है। दलित जीवन का नाचो बहुत गोपाल में आप सब जानते भी होंगे। फिर है पंजाब पर अंग्रेजों की आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट घसोट का चित्रण किसमें है? तो वो आपका है मैया दास की माड़ी में। फिर नीचे क्या है? विकल्प है पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किसमें है? परती परिकथा उपन्यास में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणुका है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनकी वर्ण विषय के साथ में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले वापसी कहानी है। गजाधर बाबू इसके नायक हैं, जो रिटायरमेंट के बाद घर आते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है? पारिवारिक उपेक्षा इनकी परिवार में होती है। तीसरी कसम में क्या है? आंचलिक तत्व है। और फिर है आपका माया दर्पण। माया दर्पण में क्या है? नारी स्वातंत्र की बात की गई है। और परमात्मा का कुत्ता में नगरीय जीवन की त्रासदी है। तो ये कहानियाँ और उनके वर्ण विषय है। वापसी में पारिवारिक उपेक्षा, तीसरी कसम में आंचलिक तत्व है। आप लोग जानते हैं माया दर्पण में नारी स्वतंत्रता की बात की गई है और परमात्मा का कुत्ता में नगरीय जीवन की त्रासदी है। तो ये रहा आपका सही मिलान और कूट के रूप में आपका विकल्प डी इस प्रश्न में सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, लेखिकाओं को उनकी कृतियों के साथ में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है रचना आलमा कबूतरी। नाम है रचना का आलमा कबूतरी। आलमा कबूतरी ये रचना किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। छिन्न मस्ता ये रचना किसकी है? प्रभा खेतान की है। सूखते चिनार ये रचना मधु कांकरिया की है। और पारिजात ये नासिरा शर्मा की है। आलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा, छिन्न मस्ता प्रभा खेतान, सूखते चिनार मधु कांकरिया, पारिजात नासिरा शर्मा। तो ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में इसमें आपका कौन सा? विकल्प बी उत्तर होगा। आप सभी लोग
मिलान कर सकते हैं कौन सा, विकल्प बी आपका इसमें जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, क्या है, अंधा युग है, उसके पात्र हैं और पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के साथ में मिलान करना है। अंधा युग गीत नाट्य है धर्मवीर भारती का, 1954 में लिखा गया, 55 में प्रकाशित हुआ। तो इसके पात्र हैं और पात्रों की कौन सी विशेषता रही है ये आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग किस पात्र की कौन सी विशेषता रही है। तो सबसे पहले युयुत्सु है। युयुत्सु क्या है, ये सत्याग्रही है। फिर अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा ये पाशविक प्रतिहिंसक है। संजय, संजय ये कर्मलोक से बहिष्कृत है। और विदुर, विदुर क्या है, संशयग्रस्त है। कैसा है विदुर, संशयग्रस्त है। तो युयुत्सु ये सत्याग्रही है, अश्वत्थामा पाशविक प्रतिहिंसक चरित्र है इसका, संजय कर्मलोक से बहिष्कृत है, विदुर जो है क्या है, विदुर संशयग्रस्त है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में जो है विकल्प सी आपका इसमें उत्तर होगा। कौन सा, विकल्प सी आपका जवाब है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। विकास क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, यानी कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या आएगा, पहली प्राकृत आएगी यानी कि 2, और 2 की यहाँ पर शुरुआत हो रही, उत्तर तो आपका यही मिल गया है। फिर उसके बाद में आपकी शौरसेनी आएगी अर्थात 1, 2, 1, और फिर जो है पूर्वी हिंदी आएगी यानी कि 4, और फिर वर्तमान हिंदी आएगी यानी कि 3। तो आपका विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। कौन सा पहले प्रकाशित हुआ, कौन सा बाद में। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आएगा आत्महत्या के विरुद्ध। कौन सा, आत्महत्या के विरुद्ध यानी कि 2। उत्तर आपका यहाँ मिल चुका है, 2 चूँकि इधर एक ही में है। तो आत्महत्या के विरुद्ध इसका प्रकाशन है 1967 ईस्वी में। फिर है हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन है 1973 ईस्वी में। उसके बाद में, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा, एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। यानी आत्महत्या के विरुद्ध ये तो ठीक है, 1967 में इसका प्रकाशन हुआ है। फिर आपका आएगा कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 में। उसके बाद में है हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन है 1982 में। और आपका है लोग भूल गए हैं, इसका प्रकाशन है 1989 में। इस प्रकार आपका क्या है, विकल्प सी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ भी आपको बताना है प्रकाशन के अनुसार। बहुत शानदार प्रश्न है। तो सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी आएगा, यानी इसका प्रकाशन है 1901 में, अर्थात 3 यानी उत्तर आपका यहाँ भी मिल चुका है, विकल्प भी आपका जवाब हो जाएगा। फिर है कौन सा, प्लेग की चुड़ैल, इसका प्रकाशन कब है, 1902 में है। और फिर है कौन सा होगा, 11 वर्ष का समय, इसका प्रकाशन 1903 में है। और फिर है धुलाई वाली का प्रकाशन 1907 में। इस प्रकार आपका विकल्प भी जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं इसका पहला अंक कौन सा है, कौरव नगरी का उदय। तो एक तो सब में लगा हुआ है, अर्थात अभी उत्तर आपका नहीं मिलेगा। फिर कौरव नगरी के उदय के बाद क्या होता है, यानी कौरव नगरी के बाद क्या होता है, पशु का उदय, यानी 1 और 3, 1 और 3 2 में है, अभी भी उत्तर आपका नहीं मिलेगा। यानी सबसे पहले कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, उसके बाद में अश्वत्थामा का अर्धसत्य यानी कि 2, और फिर उसके बाद में गांधारी का शाप यानी कि 4, फिर विजय क्रमिक हत्या यानी कि 5। तो 1 3 2 4 5 कहाँ पर है, 1 3 2 4 5 विकल्प सी में है आपका, ये उत्तर होगा
अंधा युग के नाटकों का सही क्रम। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? कौन नहीं है आर्य भाषा में? तो संस्कृत है, प्राकृत है, अंग्रेजी है। आर्य भाषा में तुर्की शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है लेकिन यौगिक नहीं है? पूछा जा रहा है तो आप लोग जानते हैं, जिसका कोई सार्थक खंड और अर्थ नहीं होता उसे रूढ़ कहते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीला यानी विकल्प ए। पंकज आपका कैसा शब्द है? पंकज योग रूढ़ है। घुड़शाल आपका यौगिक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? इनमें से फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? दाग, औरत, नीलम, फीस। तो फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? दाग। विकल्प ए आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुरानी की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपयुक्त कथन किस लेखक के बारे में है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के लिए कहा है? नहीं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा? बिल्कुल भी नहीं। उत्तर होगा आपका विकल्प डी। ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा है। यही आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यानी क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं शामिल है? आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंच बिड़ाल में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर होगा अहंकार। ये पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है। आलस्य है, चिकित्सा है, हिंसा है, ये सब पंच बिड़ाल में आते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? ये आपको बताना है। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इस कथन की भाषा से ही आपको पता चल गया होगा किसका है। आपका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किसका है? ये नामकरण किसका है? यानी ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम से हिंदी साहित्य के काल विभाजन में किसने किया है? आपको बताना है। मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इस प्रकार का विभाजन जो है मिश्र बंधु ने किया नहीं है, शुक्ल ने भी नहीं किया, आप जानते हैं, राम कुमार वर्मा ने भी नहीं किया। तो आपका उत्तर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम से विभाजन किया है। अगला प्रश्न है, दब्ब सहाव पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? वररुच, देवसेन, पुष्पदंत, माल्यधवन। दब्ब सहाव पयासी रचना है को गाथा या साहित्य की प्राकृत में किसने रूपांतरित यानी अनुवादित किया, अनुदित किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? माल्यधवन ने। किसने? माल्यधवन ने। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और श्यामा स्वप्न। तो किस उपन्यास में लाला मदन मोहन की दीवान खाने का वर्णन किया गया है? आप मदन मोहन को जानते होंगे, पात्र किस में है? तो आपका उत्तर आसानी से मिल जाएगा, यानी आपका जवाब क्या होगा? परीक्षा गुरु, विकल्प बी। और इसका प्रकाशन 1882 में होता है। किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास का है। और भागवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। तो प्रिय साथियों, इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं और सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। चैनल के ऊपर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हम मिलते हैं आपको अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।